नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के 2 पार्ट्स को कवर करेंगे, 2 टॉपिक्स को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड द सेकंड टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के 2 अदर टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला है व्हाई डेमोक्रेसी एंड द सेकंड टॉपिक इज़ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक में, इस चैप्टर के पहले टॉपिक में, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी में इसको लोकतंत्र कहते हैं। और आपकी एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है लोकतंत्र की, बहुत छोटी और बहुत क्रिस्पी डेफिनेशन है। इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। क्या कहती है डेफिनेशन? डेमोक्रेसी एक इस तरह की गवर्नमेंट है या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं, ठीक है, जो शासन करने वाले हैं, रूलर्स, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल्स। उनका जो चुनाव होता है, उनका जो इलेक्शन होता है, वो कौन करता है? पीपल्स करते हैं। कौन पीपल्स? जो हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं इसको। हम देखते हैं हमारे इंडिया में जो लोकतंत्र, इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमने हमेशा देखा है कि हमारे इंडिया में कभी न कभी चुनाव होते हुए, ठीक है। हालांकि अगर आप लोग 18 ईयर से कम हैं तो अभी आप लोग ने एक बार भी वोटिंग नहीं की होगी, बट जो अबव 18 है वो जानते हैं कि हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो पर्पस होता है वो होता है रूलर्स को इलेक्ट करना, ठीक है। और वो रूलर्स कौन होंगे? वो रूलर्स बाद में जाकर, मतलब जब उनका फाइनली इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो जाके या तो लोकसभा, राज्यसभा या हमारी जितनी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पे जाकर अपनी सेवाएं देना स्टार्ट करेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या है, यानी लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है शासन करने के लिए, ठीक है। जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है सरकारों पे या देश पे। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उस प्रतिनिधियों को चुनने का जो माध्यम है और उसके माध्यम से जो चुनी जाती है वो है इलेक्शन। और यही इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है अगर उसका इलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एनहांस करते हैं इस डेफिनेशन को। अगर कभी आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आए या पूछा जाए डिफाइन द डेमोक्रेसी, तो आप एक अब्राहम लिंकन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी, काफ़ी पॉपुलर डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, इसको आप कोट कर सकते हैं। ये थोड़ा आपके आंसर को और ज़्यादा अच्छा बनाएगा, बेहतर बनाएगा। और ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखिए जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। चलिए समझते हैं इसको। डेमोक्रेसी एक सरकार है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल के लिए है। हिंदी में देखिए क्या कहते हैं इसको? जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ठीक है। मैं ये हिंदी टर्म्स इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अगर आपको कभी लिखने के लिए आए तो उनके लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। और मैं आगे वाली वीडियोस में भी यही चीज़ें करने वाला हूँ कि लगभग मैं कोशिश करूँगा सभी चीज़ों को बाइलिंगुअल रखने की, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सभी लिए ईजी हो सके। तो देखिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग और ब्रीफ में समझते हैं। अब्राहम लिंकन जी ने बताया कि डेमोक्रेसी होती है क्या? एक गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनी होती है कैसे? ऑफ द पीपल, जनता का शासन, जनता का शासन करने के लिए, जनता के ऊपर शासन करने के लिए होती है। लेकिन वो शासन करने के लिए जनता क्या बनाती है? किसको? जनता ही बनाती है। उस सरकार को जनता ही बनाएगी, ठीक है। कोई और पर्सन आके नहीं बनाएगा। कोई आउटसाइडर आके इंडिया में अपनी गवर्नमेंट बना के नहीं जा सकता कि ठीक है यहाँ पे हम लोग अपनी गवर्नमेंट बना देते हैं, हम हैं आउटसाइडर्स, बट हम यहाँ के गवर्नमेंट मेकिंग में या लॉ मेकिंग में हम लोग अपना योगदान दें और हम लोग जनता के लिए सरकार बना के चले जाएं, ऐसा नहीं। तो जनता के लिए, और कौन बनाएगा? जनता के द्वारा ही बनेगी। मतलब जो पीपल्स हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके द्वारा ही गवर्नमेंट बनाई जाएगी और उन्हीं पे शासन करने के लिए बनाई जाएगी। तो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन और बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है। हालांकि कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं कभी बोल सकते हैं कि यही एक एक्यूरेट और यही एक फिक्स डेफिनेशन है। बहुत सारी डेफिनेशंस में, बट 2 बेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई। अगर एग्जाम में आती हैं ये डेफिनेशन तो आप ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, ठीक है, अगर या वो बोलती है कि मैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हूँ,
तो कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे उनके पास कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिनको देखकर या जिनको हम लोग समझकर ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये गवर्नमेंट या ये कंट्री एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अदरवाइज अगर ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स उसमें नहीं मिलते हैं तो हम उनको बोल देंगे कि ये गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है या ये कंट्री अनडेमोक्रेटिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला फीचर्स है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं, अगर ये हमें पहचानना हो तो हमें देखना पड़ेगा। जो पहला फीचर वो हमें मिलता है, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। चलिए आपकी बुक में भी देखिए ये डेफिनेशन दी गई है, एक बोल्ड लेटर में लिखा गया होगा। एक ऐसी सरकार, ठीक है, जो शासन कर रही है और उसको पावर है किसमें, डिसीजन मेकिंग में, मतलब निर्णय लेने के लिए उसको आपने अथॉरिटी दी है उस गवर्नमेंट को कि आप डिसीजन लीजिए। किसके बिहाफ पर, जनता के बिहाफ पर। वो डिसीजन मेकिंग पावर किसके अंदर होनी चाहिए, कौन उसको अथोराइज है, कौन उसको एक्सरसाइज करेगा उस पावर को, वो व्यक्ति कर सकते हैं जो इलेक्टेड बाय द पीपल्स हों, जिनका इलेक्शन हुआ हो पब्लिक के द्वारा, ठीक है, इलेक्टेड बाय पीपल्स। यहाँ देखिए मैंने एक लिखी है, एक नोट बनाया है, नॉट सेलेक्टेड। सिलेक्शन और इलेक्शन में डिफरेंस है, अंतर होता है। सिलेक्शन का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे लोग थे और आपने रैंडमली किसी को उठा के अपने सरकार में जगह दे दी या लोकसभा मेंबर बना दिया, राज्यसभा मेंबर बना दिया। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो कहलाता है सिलेक्शन। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है अगर आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फीचर्स की डेफिनेशन में कहा गया है, अगर आपको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाना है तो सिलेक्शन नहीं चलेगा, आपको इलेक्टेड होकर अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। अगर कुछ ऐसा है इलेक्शन से सरकार बनी है तो वो फीचर, वो कंट्री कहलाएगी डेमोक्रेटिक कंट्री या वो गवर्नमेंट कहलाएगी डेमोक्रेटिक कंट्री या गवर्नमेंट। अदरवाइज वो जो गवर्नमेंट बनेगी अगर इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से बनती है तो वो गवर्नमेंट हो जाएगी अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है पाकिस्तान का। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ जी ने, जो उनकी उस समय की कथाकथित एक चुनी सरकार थी, उसको हटा दिया। और क्योंकि वो जर्नल थे उस समय 1999 में, आपको याद होगा कारगिल वॉर भी हुआ था हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस समय वो जर्नल थे। उन्होंने वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ जी की, उनको हटाया और ख़ुद से जाकर अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर करके अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। तो अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट उस समय बनी, मतलब खुद से जाकर, जनता ने इलेक्शन नहीं किया, यानी उन्होंने खुद से जाकर अपने आप को बोला कि मैं आप यहाँ का राष्ट्रपति हूँ, तो जब खुद वो गए, ठीक है, उसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन वाली प्रोसेस ही ख़त्म कर दी उन्होंने, और जब इलेक्शन नहीं हुआ वो खुद अपने आप को सेलेक्ट कर लिए कि मैं ही राष्ट्रपति हूँ, तो वो जो गवर्नमेंट बनी थी उस समय वो नॉन डेमोक्रेटिक, या वो जो गवर्नमेंट होगी वो कंट्री की गवर्नमेंट वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कराएंगे। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में मिलेगा आपको। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है वो है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए हमने फर्स्ट जो फीचर पढ़ा, यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको चुनने का मौका, जो आप जनता चुन रही है, उस चुनने के मौके में आपको बाउंडेशन रखी जाए कि आप इन्हीं को चुनना या इसी तरह से आप करिए, इसी व्यक्ति को चुनिए। अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है तो ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी। समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में भी चाइना और जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया गया है, सॉरी मैक्सिको का एग्जांपल दिया गया है। अब आप सोचिए चाइना में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 5 साल में 6 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वो इलेक्शन कराती है जनता को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पता होता है सबको कि कौन चुनने वाला है या कौन जीतने वाला है, और वो जीतेगा कौन, शी जिनपिंग ही। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो शी जिनपिंग ने अपने आप को बोल दिया है कि मैं टिल माई बर्थ मैं यहाँ का राष्ट्रपति रहूँगा। तो इलेक्शन कराने की फिर क्या ज़रूरत है? अगर वो इलेक्शन हो रहा है और वो फ्री नहीं है या उसका रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर्ड है, तो अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट बने जिसका रिजल्ट पहले से इलेक्शन हो दिखाने के लिए और पहले से रिजल्ट डिक्लेयर हो, ऐसी
इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। अगर ये एलिमेंट आपकी गवर्नमेंट में है, मतलब डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। आपकी बुक में जो मैक्सिको का केस दिया हुआ है, मैक्सिको में क्या हुआ, मैक्सिको में एक पार्टी थी, ठीक है, वो हमेशा जीत रही है। मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है वहाँ पे चीज़ें फ्री हुई हैं, मैक्सिको फ्री हुआ है, तब से सिर्फ एक पार्टी का रूल चल रहा है। नो डाउट हो सकता है कि एक पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और वो हर वोट पे हर इलेक्शन में जीते, लेकिन अगर अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी षड्यंत्र का इस्तेमाल किया जाए कि सिर्फ मैं ही जीत जाऊं, सामने वाला मेरा विरोधी हार जाए, और अगर आप इस तरह के चुनाव से जीत कर सरकार बनाते हैं तो वो सरकार अनडेमोक्रेटिक सरकार होगी। वो कंट्री में जो सरकार बनेगी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वो डेमोक्रेटिक नहीं होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट फीचर है, ठीक है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ रहे हैं, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन वैल्यू। चलिए इसको समझते हैं। ईच सिटीजन हैव वन वोट वन वैल्यू। हर आदमी या जो भी सिटीजन है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके इलेक्शन का जो वोट होगा, जो वो वोट डालेगा, वो एक ही वोट डाले, और जो वो एक वोट डाल रहा है उस एक वोट की वैल्यू भी एक होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन डिक्लेयर किए, और उस इलेक्शन में मान लीजिए आपके ही घर के आसपास कहीं इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन की लाइन में जहाँ पे वोटिंग हो रही है, वहाँ पे सपोज करिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, मुकेश अंबानी और भी ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत प्रोमिनेंट लोग, ठीक है, उस लाइन में आप ही के जैसे वोट देने के लिए खड़े हुए हों। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वोट देने गए थे तो उन्होंने एक बार बटन दबाया, ठीक है, और एक बार बटन दबाने से उनके वोटिंग में 100 काउंट हुआ। मतलब एक बार बटन दबाने से उनका 100 टाइम वोटिंग काउंट हो रही है, ठीक है। इसी तरह हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उनका मान लीजिए 75 काउंट हुआ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वोट दबाया, बटन दबाया तो उनका 50 काउंट हो गया, ठीक। और भी जो प्रोमिनेंट लोग थे उनका इसी तरह से हुआ। आपने जब बटन दबाया, आपका जब नंबर आया, आपने 1 वोट, मतलब एक बार प्रेस किया बटन और उसी काउंटिंग भी 1 ही हुई। अगर ऐसा हो रहा है किसी कंट्री में तो वो कंट्री अनडेमोक्रेटिक है। ये कहता है कि अगर आप एक बार वोट डाल रहे हैं तो उसकी काउंटिंग भी एक बार होनी चाहिए, और सब सिटीजन्स के लिए, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, कितना भी पैसा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी देश के किसी भी राज्य में रहता हो, ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, गोरा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसके हर वोट का एक वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट नहीं देखी जाएगी, यहाँ पे कलर नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे जेंडर नहीं देखा जाएगा। और अगर इस तरह की वोटिंग होती है और आप कोई किसी गवर्नमेंट को चुनते हैं तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। इसी के साथ एक वर्ड इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसको समझते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, शब्दों पे ध्यान दीजिए। यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौमिक, अडल्ट फ्रेंचाइजी, मताधिकार मतलब वयस्क मताधिकार। वयस्क यानी अडल्ट, जो 18 से अबव हो। आपको पता होगा इंडिया में जो मिनिमम एज है वोटिंग करने की या एलिजिबिलिटी होने की वोटिंग के लिए, वो है 18। अगर 18 से अबव हैं आप, तो आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, रिलीजन आपका कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी भाषा बोलते हो, ठीक है, आप किसी भी रीजन से होते हो, इंडिया के किसी भी रीजन में हो, आपको वोट देने का अधिकार है। बस मिनिमम क्राइटेरिया जो उसका है वो है 18 से अबव। हाँ, ये हो सकता है कि आप अनसाउंड माइंड के ना हो। अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, मतलब आपको मेडिकली ऐसा कुछ है कि आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो, वो कंडीशन में अगर आप तब वोटिंग नहीं कर पाएंगे। सेकंड है, आप दिवालिया ना हुए हो, मतलब बैंकरप्ट ना हुए हो, बैंक में आपने लोन लिया हो और उसको फिर आप रीपे ना कर पाए हो। बस ये 2-3 कंडीशन हैं जिसमें छोड़कर आप हमेशा वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 18 से अबव हैं तो आपको फिर आपका जो वोटिंग राइट है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसी चीज़ को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी।
आप 18 से अबव हो जाइए तो फिर ना जेंडर देखा जाएगा, ना आपका रिलीजन देखा जाएगा, आप किस भाषा को बोलते हैं ये फिर कोई मैटर नहीं करेगा। और इस बेसिस पे जो आपको यूनिवर्सल राइट मिलेगा वो कहलाएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एग्ज़ाम में कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, तो इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फीचर है हमारा, ठीक है, हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन्स राइट। चलिए समझते हैं फिर से। जो गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, 1 वोट 1 वैल्यू का उसमें इस्तेमाल हुआ, और जो गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, जिसकी सरकार बन गई, क्या उसको अनलिमिटेड पावर मिल गई? क्या वो कुछ भी कर सकती है? नहीं, उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं, ठीक है। वो लिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करेगी, और वो लिमिटेड पावर कौन देगा उसको? वो देगा सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान उस पर लिमिटेशंस लगाएगा। लॉ, कोई भी संसद के द्वारा जो पास किया गया लॉ है वो उस पर लिमिटेशंस लगाएगा, और जो हमारे सिटीजन्स के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कोई गवर्नमेंट अगर सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, चुनती है, मतलब चुनी जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माध्यम से, 1 वोट 1 वैल्यू के माध्यम से, अगर वो गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं हैं। वो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है वो सत्ता में है, मतलब उसके पास अथॉरिटी है, वो पावर है, वो देश चला रही है, और उसने ये कुछ ऐसा रूल लगा दिया या बना दिया या प्रपोज किया कि हमारे जितने भी विपक्ष हैं, अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, वो सब उनकी जो मेंबर मतलब पार्टियां हैं उनको एबॉलिश कर दिया, ख़त्म करवा दिया, और जो उनके लीडर्स थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन सबको जेल में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जब ये एक्सेस किया जाएगा, ये अथॉरिटी एक्सेस की जाएगी, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है वो वायलेट हो जाएगा। हमारे जितने भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाए थे उसका वायलेशन होगा, और सबसे बड़ी बात, हमारे सिटीजन्स का राइट वायलेट होगा। सब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबको फंडामेंटल राइट देता है। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर सिटीजन्स को मिले हैं, और उस सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट का ये वायलेशन है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो चुन कर आई है वो भी अपने आप में तानाशाही नहीं कर सकती। अगर वो करती है, मान लीजिए इलेक्शन हुआ, फ्री इलेक्शन था, 1 वोट 1 वैल्यू का हुआ, ये सब तो हुआ, तो लगेगा हाँ सरकार तो डेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर सरकार सत्ता में आ जाए और वो ऐसे काम करने लग जाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ना माने, लॉ ना माने, कोई फंडामेंटल राइट्स को ना माने, तो वो सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। सो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने कुछ फीचर्स को पढ़ा, और ऐसे फीचर्स जो किसी भी सरकार को, किसी भी देश को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं, या ये सरकार डेमोक्रेटिक है नहीं, उसके लिए हमने देखा यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स। अगर ये फीचर्स आपको किसी कंट्री में मिलते हैं, किसी गवर्नमेंट में मिलते हैं, तो वो कंट्री या वो गवर्नमेंट आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। अदरवाइज उस गवर्नमेंट को हम लोग अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, मैंने आपको ठीक से ब्रीफ किया होगा इस टॉपिक्स पे। तो ये था हमारा फाइनल 2 टॉपिक्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाई डेमोक्रेसी एंड सम अदर डेफिनेशन या अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो लेक्चर आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी या आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। आई होप और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। और चैनल में अगर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको चीज़ें मिलती रहें, आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।